हेलो फ्रेंड स्टूडेंट्स, मैं हूं आशीष कुशवाहा और फोकस ट्यूटोरियल का ये अकाउंट क्लास एमपी बोर्ड हिंदी मीडियम चैप्टर 1 साझेदारी फर्म के लिए लेखांकन और साझेदारी के मूल तत्व का ये चौथा पार्ट है, जिसमें हम देखिए अभी तक हम क्या देख चुके हैं। तो इसमें हम लोग देख चुके हैं, हमने सबसे पहले वाले वीडियो में पार्ट में हमने एक एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, जिन बच्चों ने इसका सबसे पहला वीडियो आपको मिल जाएगा चैप्टर 1 पार्ट 1 के रूप में। यदि वो नहीं देखा है पहले वो देखें, उसके बाद ही ये चीज़ें समझ में आएगी। तो हम ये एग्जाम्पल देख चुके हैं, ठीक है, और हमने डेफिनेशन देख ली थी। डेफिनेशन के साथ साथ हमने देख लिया था कि कैरेक्टरिस्टिक मतलब लक्षण साझेदारी के क्या होते हैं, वो हम समझ चुके हैं। और इसी के साथ में जो लास्ट वीडियो था हमारा थर्ड पार्ट चैप्टर 1 का, जिसमें हमने साझेदारी संलेख के बारे में जाना था। ठीक है, कि साझेदारी संलेख क्या होती है और इसके मुख्य बातें इनमें क्या है ना। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये हम थर्ड वाले पार्ट में हम लोग देख चुके हैं। ठीक, आज स्टूडेंट्स हम लोग जो देखने वाले हैं वो है यदि साझेदारी संलेख नहीं बनाया तो क्या होगा। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा था कि हम ये भी देखेंगे कि यदि साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया है तो क्या होगा। और अभी भी मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, समझौता हुआ है, मौखिक हुआ है, ठीक, और मौखिक हुआ है ना, उसको लिखवाया नहीं गया है, तो उसको हम कहेंगे साझेदारी संलेख के अभाव में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत क्या चीजें होंगी वो हम देखेंगे। तो हमारे जो साझेदारी का अधिनियम कानून जो लागू होता है वो है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक्चुअल में ये कहानी ये होगी कि चेतन और भगत ने मान लो मौखिक रूप से क्या करा कि बातें कर ली कि हाँ, चेतन और भगत ने दोनों ने जो बातें करी हमने देखा हमारे एग्जाम्पल में, और इन्होंने बिजनेस चालू कर दिया और ये बिजनेस कर रहे हैं। ठीक, अब साल के आखिरी में क्या हुआ, इनका विवाद हो गया, झगड़ा हो गया। चेतन बोल रहा था नहीं, इस प्रतिशत से देना था, इतना परसेंट लाभ देना था, इतना वो करना था। भगत बोल रहा है नहीं, ऐसा नहीं वैसा। तो अब जरा सोचिए, ये दोनों जब लड़ेंगे तो ये कहाँ जाएंगे, फाइनली ये कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में जज साहब जो हैं वो क्या कहेंगे, जज साहब क्या कहेंगे, जज साहब ये कहेंगे कि क्या आप लोगों ने अपने साझेदारी संलेख बनाया था। ठीक, तो बोलेंगे नहीं नहीं सर, साझेदारी संलेख तो नहीं बनाया था, बाकी हमारी मौखिक बात हुई थी, और वो जो शर्मा जी है ना उनके सामने हुई थी। तो जज साहब कहेंगे देखो ये कोई मर्डर तो हुआ नहीं है ना, कि जिसके लिए मैं आंखों देखी गवाह लेके आऊं। ठीक है, ये बात है समझौते की, ये लिखा पढ़ी की चीज है, आपको ये साझेदारी संलेख बना लेना चाहिए था। अब क्योंकि बना आपने इसको बनाया नहीं है ना, साझेदारी संलेख कोर्ट में बनवाया नहीं है, रजिस्ट्री इसकी नोटरी जिसको बोलते हैं नोटरी, वो नहीं करवाई है, इसका मतलब ये माना जाएगा कि आपके बीच में कोई भी प्रकार का समझौता हुआ ही नहीं था, मौखिक वगैरह कुछ हम तो मानते ही नहीं, क्योंकि मौखिक का कोई सबूत नहीं होता। सर हमने यदि आजकल तो मोबाइल चालू हो गए, इसमें तो रिकॉर्डिंग तो कर सकते हैं ना, नहीं चलेगा। सर रिकॉर्डिंग भी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा रिकॉर्डिंग, है ना, वॉइस रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ नहीं चलेगा। जो नोटरी होती है वही संलेख होगा, वो कागज ही संलेख होगा, वही सबूत होगा, उसके अलावा कोई भी सबूत मान्य नहीं है। यदि नहीं है वो संलेख तो ये माना जाएगा कि आप लोगों ने कोई समझौता किया ही नहीं। तो फिर क्या करेंगे सर, तो अब ये ध्यान रखना, चाहे मौखिक बोले या ध्यान रखना ये कहा जाए कि साझेदारों के बीच में मौखिक अनुबंध हुआ है, राइट, या ये कहा जाए
कि इनके बीच में इन्होंने साझेदारी संलेख नहीं बनवाई है। दोनों का एक ही मतलब होता है, साझेदारी संलेख नहीं बनवाई। ये प्रश्न में आगे आएंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए अभी से दिमाग में बिठा लो कि साझेदारी संलेख नहीं बनवाई या फिर मौखिक अनुबंध हुआ है, मौखिक समझौता हुआ है। ये दोनों का एक ही मतलब है कि भैया आपने कुछ भी समझौता नहीं करा है। अब जो भी आपके बीच में जो झगड़ा हुआ है उसका जो भी न्याय होगा वो होगा साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत। इन्होंने इस नियम में ये लिख दिया गया है कि यदि, ये देखिए, यदि साझेदारों के मध्य कोई लिखित अथवा मौखिक अनुबंध नहीं है हुआ है, तो यहाँ मौखिक हुआ भी हो या नहीं भी हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि अनुबंध लिखित नहीं है तो कौन से नियम लागू होंगे, वो ये नियम लागू होंगे जो हम आगे देखने जा रहे हैं। बिल्कुल क्लियर समझ लो, मौखिक अनुबंध हुआ है या नहीं हुआ है, ये इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये मानेंगे कि आपने कोई अनुबंध किया ही नहीं है, आपने कोई लिखित, यदि लिखित नहीं है मतलब आपको ये करना है, अब वो कुछ भी हो, ठीक है। लिखित अनुबंध नहीं है तो क्या करना है, आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो चीजें करनी है हमें, ठीक है ना। तो भारतीय साझे अधिनियम की धारा 13 से लेकर 17 तक दिए गए नियम इस संबंध में लागू होंगे, जिसका वर्णन निम्नानुसार है। मतलब आगे हम जो देखने जा रहे हैं वो नियम कायदे इस पे लगेंगे यदि आप लोगों ने, आपने लिखित साझेदारी संलेख नहीं बनवाया है, ठीक है। तो वो काम की बात, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे नियम हैं, पर जो कि हमको प्रैक्टिकल जब हम प्रश्न को सॉल्व करने जाएंगे बेटा, तब हमको ये चीजें ध्यान रखना पड़ेगी जिनका हमको काम आएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें, बट मैं यहाँ पर सिर्फ उन्हीं चीजों को ले रहा हूँ जो हमारे प्रश्न सॉल्व करने में मदद करेगी। सबसे पहली चीज, लाभ हानि का अनुपात। यदि चेतन भगत ने, आपको एग्जाम्पल याद है, 70-30 अनुपात में लाभ को बांटने का अनुबंध किया था और मौखिक किया था, इनका झगड़ा हो गया, ठीक। झगड़ा होने के बाद में ये कोर्ट में गए और कोर्ट में चेतन ने कहा, भगत ने कहा कि सर 70-30 का हमारा हुआ था, 70 मैं लूंगा भगत और चेतन लेगा 30। वहां जाके पलट गया, है ना। तो चेतन बोलेगा नहीं सर ऐसा नहीं है, 70 मेरा था 30 इसका था, ये पलट रहा है, ठीक। तो जैसा आप बोलेंगे क्योंकि तुम्हारे बीच में तुम लोगों ने साझेदारी संलेख नहीं बनवाया था और मौखिक अनुबंध था जो कि कोर्ट में मान्य नहीं है, इसलिए साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार आप लोगों के बीच में लाभ को समान रूप से बांटा जाएगा, बराबर बांटा जाएगा। सर क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल साझेदारी संलेख नहीं है ना, तो लाभ को बराबर बांट दो, 50 चेतन के 50 भगत के, ठीक। अब बच्चा बोलता है इसका मतलब 50-50 बांट दे, नहीं, 50-50 बांटना अलग चीज होती है, बराबर बांटना अलग होता है। सर 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, उसमें से 50 रुपए इसको दे दिए, 50 इसको दे दिए, तो इसको तो 50-50 कहेंगे ना, बिल्कुल इसको 50-50 कहेंगे, और मैं बोल रहा हूं बराबर बांट दो। मतलब सर, मतलब कि बेटा मान ले 3 साझेदार है, चेतन भगत गोपाल, ठीक, और 120 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने का, 120 का। अब जरा सोच कि 120 को 3 लोगों में बराबर बांटेंगे तो क्या 50-50 बांट पाएंगे क्या, नहीं ना। 3 लोगों में बराबर जो बटेगा वो बांटने के लिए आपको 120 भागित 3 करना पड़ेगा, तो 120 भागित 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40। ये मैं बोर्ड पे करवाऊंगा, चिंता मत करो, ये सिर्फ यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट की बात है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ वो समझा रहा हूँ, बाकी हम ये सब बोर्ड पे करेंगे, चिंता मत करो। कंप्यूटर पे अकाउंट नहीं पढ़ा जा सकता और मैं अकाउंट कंप्यूटर पे पढ़ाऊंगा भी नहीं,
ठीक है। और जो स्टूडेंट जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों से मैं यही कहूंगा कि इसके आगे के वीडियो और इसके बाद के वीडियो यदि वो देखना चाहते हैं और नोट्स लेना चाहते हैं तो वो गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और फोकस ट्यूटोरियल, ये नीचे देखिए इस तरीके से फोकस ट्यूटोरियल का आपको लोगो मिल जाएगा। आप फोकस ट्यूटोरियल टाइप करें, इस तरह का लोगो आएगा। वो मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें जहां से आप वीडियो भी देख सकते हैं और नोट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, फ्री स्टडी मटेरियल में ये अवेलेबल है। ये क्या था सर? ये एडवर्टीजमेंट था। भाई कोई पहली बार देख रहा हो तो उसको मालूम होना चाहिए ना, इसलिए बताया है। तो ये लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग है जो कि आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, चलिए तो लाभ हानि अनुपात को कैसे बांटेंगे? समान रूप से बराबर बांटेंगे, 50-50 नहीं बोलने का। ठीक, चलिए फिर पूंजी पर ब्याज। यदि पूंजी पर ब्याज, अब चेतन क्या बोल रहा है? चेतन बोल रहा है कि सर 5% ब्याज की बात हुई थी कैपिटल पे। चेतन क्यों बोल रहा है 5% की? क्योंकि चेतन की तो कैपिटल कम है, भगत की कैपिटल ज्यादा है। और भगत को यदि 1 करोड़ पे 10% देंगे तो 10 लाख रुपए होते हैं। तो चेतन ने बोला अरे यार ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो वो क्या बोल रहा है अब झूठ कि सर 5% की बात हुई थी, और भगत बोल रहा है कि नहीं नहीं 15% की बात हुई थी। पलटना है तो भाई पलट ही गया, उसमें क्या है ना। जज साहब क्या बोलेंगे? जज साहब बोलेंगे कि बच्चों क्योंकि तुमने संलेख नहीं बनवाया है इसलिए कोई ब्याज लेने का आपको अधिकार नहीं है। ध्यान से समझ लो, यदि संलेख नहीं बना है तो किसी भी प्रकार का पूंजी पर कोई भी ब्याज लेने का अधिकार साझेदार को नहीं होगा। क्लियर? बोलेंगे कोई ब्याज नहीं। अब जरा सोचो कौन हंस रहा होगा? चेतन, हाँ बच गए, है ना। अब इधर आओ, आहरण पर ब्याज। तो बोले आहरण पर ब्याज वो भी नहीं लिया जाएगा, ना तो पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा ना आहरण पर ब्याज लिया जाएगा। ठीक है। ऋण पर ब्याज सर, हाँ याद करो हमने देखा था यदि साझेदार, ध्यान से सुनना, साझेदार फर्म को ब्याज देता, सॉरी लोन देता है, ऋण लोन देता है, तो उस पर यदि साझेदारी संलेख नहीं बना है तो जो परसेंट की बात हुई है, जो भी बात हुई है साझेदारी संलेख में यदि लिखा है कि ब्याज नहीं देना है तो नहीं देना है। साझेदारी संलेख में जो लिखा है वो मान्य है, वो सबसे पहले माना जाएगा। पर यदि साझेदारी संलेख में कुछ नहीं लिखा है या साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया है तो कितना देना है? 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। किसको? साझेदार के लोन को। साझेदार के लोन को मतलब हमने देखा था कि भगत 20 लाख रुपए साझेदारी फर्म वरलक्ष्मी को क्या देता है? 20 लाख रुपए लोन के रूप में देता है। हमने एग्जाम्पल में कल देखा था। तो उसको कितना परसेंट दिया जाएगा? 6%। कब? यदि साझेदारी संलेख नहीं बना है। ठीक है। फिर वेतन और कमीशन का क्या करें? वेतन कमीशन इसको क्या बोलते हैं? पारिश्रमिक। कोई भी प्रकार का पारिश्रमिक साझेदार को नहीं दिया जाएगा। अब जरा सोचो कौन हंस रहा होगा? भगत। क्यों? क्योंकि चेतन ने क्या बोला था मौखिक रूप से कि 1,20,000 मुझे चाहिए क्योंकि मैं बिजनेस में पूरा ध्यान देता हूँ। तो जज साहब क्या बोलेंगे? बेटा तूने लिखवाया था क्या? नहीं ना। तो साझेदारी अधिनियम के अनुसार किसी भी प्रकार का कमीशन या पारिश्रमिक या वेतन नहीं दिया जा सकता। ठीक, ये 5 बातें आपको बिल्कुल दिमाग में उतार लेनी है। और इसमें आपको दिमाग में यही उतारनी है कि लाभ बराबर बांटा जाएगा, किसी भी पूंजी पर कोई ब्याज ना तो दिया जाएगा ना लिया जाएगा। आहरण पर ब्याज, बात समझ में आई? हाँ, ऋण पर ब्याज 6% दर से दिया जाएगा। वेतन कमीशन कुछ भी पार्टनर को, साझेदार को नहीं दिया जाएगा। मेरे ख्याल से ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक, इसी को हम क्या कहेंगे कि साझेदारी संलेख के अभाव में ये निर्णय होगा। एक बच्चा पूछता है सर
साझेदारी में यदि हमने संलेख में लिख रखा है कि यहाँ पर ये जो ब्याज है, ऋण पर ब्याज 18% देंगे, तब क्या करेंगे बेटा? क्योंकि साझेदारी अधीन आपने संलेख में लिख रखा है, तो जो उसमें लिखा है वो होगा। अब जो नहीं लिखा है या साझेदारी संलेख बना ही नहीं आपने, तो फिर ये सारे नियम लगेंगे। समझ में आई बात? अब इसमें हम कुछ एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये क्या बातें थी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नोट्स हैं जो कि आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन फोकस ट्यूटोरियल की उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए हमारे इस तरह के आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। साझेदारी परिभाषा है ना, साझेदारी की परिभाषा, लक्षण, ये बिल्कुल आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा, जिसको आप प्रिंट भी दे सकते हैं। ठीक है ना, वो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ही मिलेगा। तो ये आपको मिल जाएंगे नोट्स। तो इसमें जैसे ये प्रमुख बातें ये सब लिखी हुई है ना। साझेदारी संलेख के महत्व, क्योंकि मैं इनको मौखिक रूप से समझा चुका हूँ, इसलिए मैंने आपको इसको डिस्प्ले करके नहीं दिखाया। आप नोट्स रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये रहा साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारी संलेख, भारतीय साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत ये जो मैंने अभी आपको समझाया है। ठीक, और उसके अलावा भी बहुत सारी पॉइंट हैं जो कि मैं आपको मौखिक रूप से समझा चुका हूँ एग्जाम्पल में। आप इसको एक बार रीड कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, अब हम एक उदाहरण देख रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। एक उदाहरण लेते हैं और देखते हैं कि हमने क्या सीखा। ठीक है, एक इसमें हमको कहा गया है कि एबीसी एक फर्म में साझेदार है। फर्म मतलब समझ में आ गया, बिजनेस जहां पर इन्होंने आपस में मिलकर एक साझेदारी करना का निश्चय किया था। ठीक है, एक फर्म में साझेदार है, उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। साझेदारी संलेख पार्टनरशिप डीड नहीं है। नीचे लिखा हुआ है उपरोक्त विवाद का निपटारा कैसे होगा। मतलब ये जो 4 पॉइंट दिए हुए हैं ये इनके आपस में क्या है, मतभेद है, विवाद है। आप बताओ कि क्या निर्णय लिया जाए। आपको जज बना दिया है, आप जज साहब हो। ठीक है ना, अब आपके पास में ये 3 पार्टनर गए हैं एबीसी, इनके बीच में इनके आपस में झगड़ा हो गया, ये देखो विवाद हो गया है और इन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनवाई थी। ठीक, चलिए ए बोलता है, ए जिसने अन्य भागीदारों की तुलना में, भागीदार मतलब साझेदार, तो भागीदारों की तुलना में अधिक पूंजी दी है। अपने एग्जांपल में चेतन से ज्यादा किसने दी है, भगत ने, है ना, सेम एग्जांपल। तो ए ने ज्यादा अधिक पूंजी दी है दूसरे साझेदार की तुलना में, तो 10% पूंजी पर ब्याज और पूंजी अनुपात में लाभ का हिस्सा मांगता है। एक एक्चुअल में बोल रहा है कि क्योंकि मैंने ज्यादा पूंजी लगाई है इसलिए मुझे 10% पूंजी पर ब्याज मिलना चाहिए, और जो लाभ हानि का अनुपात है वो कैसा होना चाहिए, पूंजी अनुपात में। पूंजी अनुपात का मतलब क्या हुआ, यदि चेतन और भगत की बात करें तो चेतन ने कितना लगाया, 10 लाख, और भगत ने कितना लगाया, 1 करोड़। तो मैंने बताया था यदि 110 रुपए का लाभ होगा तो 100 रुपए भगत को मिल जाएंगे और चेतन को कितने, 10। ठीक, यदि पूंजी अनुपात होगा तो। अब यहाँ पर आप बताएं जिसको, लेकिन बी और सी उससे सहमत नहीं है, बी इस चीज को बात एग्री नहीं कर रहे कि नहीं भैया ऐसा तो नहीं दिया जाएगा। आप जज साहब हो, आप बताओ आप क्या डिसीजन लोगे। आप बोलोगे क्योंकि एबीसी आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनवाई है, इसलिए भारतीय साझेदारी अधिनियम, ये देखो यदि साझेदारों के मध्य कोई लिखित अथवा मौखिक अनुबंध नहीं हुआ है तो उनके आपस के संबंध भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में दिए गए नियमों के अनुसार निश्चित होंगे। तो पहला यहाँ पर डिसीजन क्या दिया है कि पूंजी पर ब्याज किसी भी भागीदार को पाने का अधिकार नहीं है। जैसा आप क्या बोलेंगे, इस नियम के अनुसार यदि साझेदारी नहीं बनी है तो किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा।
परसेंटेज की तो बात ही नहीं हो रही कि 5%, 10%, 3%, ब्याज ही नहीं मिलेगा भैया। यदि आपको पहले ब्याज लेना था तो आपने साझेदारी संलेख बना लेनी थी, ठीक। इसलिए ए पूंजी पर ब्याज का हकदार नहीं है। दूसरा, यहाँ पर लिखा नहीं है, आप ध्यान से सुनना। दूसरा, यहाँ पर ए ने और क्या मांग करी है कि जो लाभ होगा वो किस अनुपात में बटेगा? पूंजी अनुपात में। तो हम बोलेंगे पूंजी अनुपात में नहीं बटेगा, क्योंकि साझेदारी अधिनियम नहीं बनाया, सॉरी, संलेख नहीं बनाया गया है, इसलिए तुम तीनों के बीच में जो लाभ होगा वो बराबर बटेगा। और बराबर बांटने के लिए क्या करना पड़ेगा? भागित 3 करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जितना भी अमाउंट हो उसको 3 से भाग कर दोगे तो इन तीनों के बीच में बराबर बढ़ जाएगा, ठीक। हम इसको प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। ये तो सिर्फ आज का एक जो टॉपिक था उसको थोड़ा सा समझाने के लिए था, आपको याद रहे बातें, और कुछ नहीं। इसके अलावा इसमें कोई दम नहीं है। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं, ठीक है। चलिए, बी ने कहा, बी व्यवसाय चलाने के लिए पूरा समर्पित है। हमारे एग्जाम्पल में कौन है? चेतन, है ना। और 5,000 रुपए पर मंथ वेतन मांगता है। वो क्या बोल रहा है कि क्योंकि मैं पूरा समय बिजनेस में दे रहा हूं, तुम लोग तो घूमने जा रहे हो, तो मेरे को 5,000 रुपए पर मंथ चाहिए। आप बताइए, क्या बी को ये वेतन मिलना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, है ना, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि साझेदारी संलेख में आपने लिखवाया नहीं है। यदि साझेदारी संलेख बना लेते तो बिल्कुल जज साहब बोलते कि इसको 5,000 रुपए महीने के हिसाब से इसको भैया साल भर का पेमेंट करो तुम, ठीक है ना। पर नहीं है, इसलिए नहीं बनेगा। ये देखो, पारिश्रमिक किसी भी साझेदार को दे नहीं है। दे नहीं मतलब उसको देने का कोई लायबिलिटी नहीं है। किसकी लायबिलिटी? बिजनेस की, साझेदारी फर्म की। इसलिए बी किसी भी पारिश्रमिक का हकदार नहीं है, ठीक है। फटाफट देख लेते हैं। सी द्वारा 50,000 के ऋण पर ब्याज की मांग करता है, जो कि ब्याज की दर पर 12% है। इसका मतलब ये है, सी बोल रहा है कि क्योंकि मैंने बिजनेस में 50,000 रुपए का क्या दिया है? लोन दिया है, तो मुझे 12% के हिसाब से क्या मिलना चाहिए? ब्याज मिलना चाहिए। अब हमने क्या देखा है कि किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाएगा, है ना। तो हम यहाँ क्या कहेंगे? ओ सॉरी 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 ऋण पर ब्याज कितना मिलेगा? 6% का मिलेगा। ये हमने अभी देखा था। ऋण पर, पूंजी पर नहीं, आहरण पर नहीं, ठीक है ना। तो सी ने जो बोला है 12%, ये उसकी मांग गलत है, उसको 6% मिलेगा। ये देखिए, ऋण पर ब्याज दे है 6% से, 6% साल से ब्याज की लाइबिलिटी बनती है, तो उसको 6% मिलेगा, है ना। इसलिए सी को 6% पर एनम, पीए मतलब पर एनम, पर एनम मतलब प्रतिवर्ष, है ना, वार्षिक ब्याज मिलना है, उसको मिलेगा, हकदार है वो उसका। ए ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए फर्म से 10,000 आहरण किए। क्या किया? आहरण, ड्राइंग, है ना। ए ने, बी और सी मांग करते हैं कि इस पर ब्याज लगाना चाहिए 12% से, इस पर ब्याज लगाना चाहिए 12% से। हमने क्या देखा है? क्योंकि डीड नहीं बनी हुई है, इसलिए कोई भी ब्याज आहरण पर नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। ए आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा ए से, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर इस तरीके से आगे क्वेश्चंस में आएगा, आपको ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो ये नोट्स है बेटा, ये देख सकते हैं आप। ये नोट्स आप लोग डाउनलोड कर लें, क्योंकि इसमें कल मैं ये क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा, कल हम बोर्ड पे पढ़ेंगे, है ना। कल से हम बोर्ड पे पढ़ना चालू कर देंगे। कल से हम ये देखेंगे लाभ हानि विभाजन किस तरह से किया जाएगा, जो हम अभी देख रहे थे। तो उसका कुछ मैथ्स होता है उसमें, तो वो मैथ्स का भाग हम लोग यहाँ देखेंगे। इसके लिए आपको ये क्वेश्चंस में करवाऊंगा आपको। तो आप लोग क्या करें, मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, और वहां पर फ्री स्टडी मटेरियल में एमपी बोर्ड हिंदी मीडियम वाले में अकाउंट में जाके देखिएगा, और ये डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये जो सिर्फ प्रश्न है, पेज नंबर मैं बता देता हूं, पेज नंबर 8 आएगा, ये 7 है। पेज नंबर 8 पर उदाहरण नंबर 3, इलस्ट्रेशन बोलते हैं ना, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
ये प्रश्नों को लिखना, उत्तर की तरफ मत देखना, समाधान की तरफ मत देखना, सिर्फ प्रश्नों को आप लोग कॉपी पर नोट कर लेना। जब हम पढ़ाएंगे तो आपको वो क्वेश्चन दिखना चाहिए, तभी जाके आपको समझ में आएगा वो। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लेना और फिर हम इसको बोर्ड पर देखेंगे। मतलब हमारा जो 5th पार्ट आ रहा है वो हम अब बोर्ड पर देखेंगे। ठीक, तो आज के लिए बेटा इतना ही। और यदि आप लोगों को ये वीडियोस मेरे अच्छे लग रहे हैं, आप लोगों को लगता है कि मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है, मैंने आज तक ये नहीं कहा कि आप इसे शेयर कीजिए, पर यदि आप चाहें, आपको अच्छा लगता है तो आप इसे और भी लोगों तक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।